देखिए, बीजेपी को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमारी राजनीतिक पढ़ाई बहुत कम है। 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन नहीं बनता तो मामला एक तरफा था, अभी एक तरफा तो नहीं है। बिल्कुल एक-एक लाइन में जवाब चाहूँगी। इसे करण जौहर की टर्मिनोलॉजी में रैपिड फायर भी कह सकते हैं। मेरा सम्मान अंधा नहीं होता है, मैं हर वक्त का सम्मान नहीं करता हूँ, सिलेक्टिवली सम्मान करता हूँ। की आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स और धर्म की आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स, क्या दोनों को आप एक तरह से देखते हैं? आप किसी एक को ज़्यादा खतरनाक मानते हैं? और सर जैसा आप बता रहे थे, इसी को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है 2024 इलेक्शंस के पहले कि धार्मिक बहुसंख्यकवाद को जातीय बहुसंख्यकवाद से टैकल करने की कोशिश होगी और इसे एक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या आपको ये जो हथियार है, ये आपको आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं और क्या यही एक रास्ता है धार्मिक बहुसंख्यकवाद को टैकल करने का? देखिए, बीजेपी को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमारी राजनीतिक पढ़ाई बहुत कम है। बीजेपी के पास इस समय दो ऐसी नीतियां हैं जो 2024 के इलेक्शन में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं और मैं बहुत एंजॉय करता हूं न्यूट्रल होने को। बीजेपी के पक्ष में तो राष्ट्रवाद है ही, और जैसे जैसे राष्ट्रवाद होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, बीजेपी को लाभ होगा। इलेक्शन में अभी तो करीब 7-8 महीने हैं, 6-7 महीने हैं। कई ऐसी चीजें हो सकती हैं, भारत पाकिस्तान के विवाद हो सकते हैं, चीन से हो सकता है जो फायदा पहुंचाएगा। असली चीज जिस पर ध्यान नहीं है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक कमीशन है जिसको रोहिणी आयोग कहते हैं। रोहिणी आयोग ने कई बार एक्सटेंशन लेने के बाद में रिपोर्ट सबमिट कर दी है राष्ट्रपति को। मेरे ख्याल से जो इंडिया गठबंधन है उसका हथियार होगा कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना, क्योंकि ओबीसी की आबादी ज्यादा है। बीजेपी सवर्ण आबादी पर खेलती है, इसलिए उनको लगता है कि ओबीसी की जनसंख्या से हम इलेक्शन जीत लेंगे। बीजेपी के पास दो हथियार हैं। पहला, जैसा कि मैंने कहा कि 2009 और 19 के बीच में उनका ओबीसी वोट बैंक काफी बढ़ा है। दूसरा, रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग की रिकमेंडेशन से भी बाहर आई नहीं है, ब्रीफ कुछ चीजें बाहर आई हैं, अगर आपने पढ़ाई होगा। उसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये कि ओबीसी की जातियां कितनी हैं। काका कालेलकर आयोग ने ओबीसी जातियों की संख्या 2399 बताई थी, 2400 मान लीजिए। मंडल कमीशन ने 3700 कुछ बताई थी, ये जातियों की संख्या है। केंद्र में जो जातियां ओबीसी में आती हैं उनकी संख्या 3000 के आसपास है, लेकिन कुल ग्रुप्स आप 6000 मान सकते हैं, जो कास्ट सब कास्ट मिला के। रोहिणी आयोग की रिकमेंडेशन ये है, रिकमेंडेशन नहीं, एक ऑब्जर्वेशन ये है कि 6000 जातियों को जो आरक्षण मिलता है उनमें से 50% आरक्षण केवल 40 जातियों को मिल रहा है। ये 40 जातियां वो हैं जो ओबीसी वोट बैंक का ठीक ठाक हिस्सा हैं, लेकिन ध्यान रखना है वो 63% में से उनकी आबादी मुश्किल से 15% के आसपास होगी, बहुत हुआ तो 20 होगी। तो 20% आबादी वाले 50% लाभ ले रहे हैं। अब बीजेपी क्या करेगी? जो मेरी गट फीलिंग है, इलेक्शन से पहले रोहिणी आयोग के रिकमेंडेशंस लागू हो जाएंगे। अगर लागू हो जाती हैं, इसका मतलब क्या होगा? आरक्षण में आरक्षण। फिर 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन नहीं बनता तो मामला एक तरफा था, अभी एक तरफा तो नहीं है। अब जाति जनगणना का मामला भी है, फिर वो रोहिणी आयोग का मामला भी है, और अभी 7 महीने में तो क्या क्या नहीं हो जाता है, तो कहना बड़ा मुश्किल है। और मेरा ये अनुमान ज़रूर है कि इस बार जो भी आएगा उतना बहुमत शायद ना मिले जितना पहले था। तो जब बहुमत थोड़ा कम होता है तो सरकार का काम करने का स्टाइल थोड़ा चेंज होता है। दो बातें होंगी, अगर मोदी जी आते हैं तो एक तो ये एक तरह से उनका आखिरी टर्म होगा। आखिरी टर्म में ये कोशिश ज़्यादा होगी कि मैं कुछ वो चीज़ें कर दूं जो आज तक सोचता था पर नहीं कर पाया अभी हूं। कुछ बची हैं वैसी चीज़ें? हो सकती हैं, उनके मन में क्या क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कुछ आपका यूनिफॉर्म अंदाज़? सिविल कोड हो सकता है, निश्चित तौर पे होना चाहिए उनके दिमाग में। ये भाषा को लेकर कुछ बड़े फैसले शायद उनके दिमाग में हों, ये हो सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था को देश में कैसे आपस में कनेक्ट करें, जैसे जीएसटी में काउंसिल बने, शिक्षा में काउंसिल बने, मेरे ख्याल से ये उनके मन में ज़रूर होगा। ये बड़े फैसले होंगे अगर होते हैं तो। फिर अगर एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन रोहिणी आयोग के बेस पे हो जाता है तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मेरा ख्याल है कुछ आमूलचूल परिवर्तन होंगे, क्योंकि
एक तरह से आखिरी टर्म वो मान के चलेंगे। और वैसे भी कोई सरकार 3 टर्म चलने के बाद चौथा टर्म भी ले आएगी, ये और मुश्किल है मानना। तो बड़े फैसले होंगे। अगर दूसरा दल आता है, इंडिया आता है, उसे भी खुद को साबित करना होगा ताकि उसको अगली बार के लिए भी सीरियस माना जाए। तो अंतर ये होगा कि अगर इंडिया वाले आएंगे तो फिर वो सोशल जस्टिस वाले लाइन पे ज़्यादा काम होंगे। अगर एनडीए आता है तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे काम थोड़े ज़्यादा होंगे।